हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे अप्रूवल प्रोसेस ऑफ रिटेल लोन और इसके कुछ पेरिफेरल कांसेप्ट्स के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई इफ यू गाइस वर प्लानिंग टू गेट योरसेल्फ एनरोल इन एनी काइंड ऑफ कोर्स रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जामिनेशन, सो गाइस दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। Why? Because EduTap has come up with शुभ नवरात्रि ऑफर्स, जहां पे आप लोगों को फेस्टिवल 80 कोड यूज करना है एंड यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 80% ऑन all GIB courses with the help of EduTap platform guys. अब one more thing you need to remember कि भाई ये जो ऑफर है, this offer is valid from 29th September to 30th September 2025. That is till today only guys. So hurry up if you want to get yourself enrolled in any kind of course regarding GIB examination. Moving ahead, अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज Priya, a 28-year-old marketing manager, has just received her first credit card. She used it for most of her daily expenses and online shopping. She pays the bill in full every month. For the bank, the money Priya spends using her credit card is categorized under which product type? Your options are a retail liability product, जैसे जो हमारे कासा डिपॉजिट्स हमारे बनते हैं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, रिटेल एसेट प्रोडक्ट दैट इज एडवांसेस क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, एन अदर प्रोडक्ट दैट इज थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज एफडी एंड आरडी, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ रिटेल एसेट प्रोडक्ट, एडवांसेस और क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। अब देखिए ये जो प्रिया है, इनके द्वारा जो क्रेडिट कार्ड उनको रिसीव हुआ है उसके थ्रू ये अपने डेली एक्सपेंसेस और ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हैं और हर महीने जो बिल है उसका फुल अमाउंट पे कर दे रही हैं। अब एक बैंक के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो जो मनी प्रिया स्पेंड कर रही है उसके क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो कौन से प्रोडक्ट ऑफ कैटेगरी के अंदर आएगा? तो देखिएगा, इस 3 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब जो ये हमारे क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर जो लोन्स हैं, ये हमारे पार्ट बनते हैं रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का, ठीक है। रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट क्या बन जाएंगे? जो भी हमारे कासा डिपॉजिट्स या फिर एफडी और आरडी है, ये हमारे पार्ट बन जाते हैं रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट वन इज अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के अंदर हम लोग उन प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जिनके अंदर बैंक की कोई भी डायरेक्टली रिस्क पार्टिसिपेशन नहीं रहती है गाइज। सो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का क्योंकि एग्जांपल था, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवांस। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर गाइज। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल कि कितनी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं और विच प्रोडक्ट्स आर दी पार्ट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। Moving ahead, next question is Mr. and Mrs. Iyer need a large amount of money to fund their son's engineering education at a prestigious university. They approach their bank for the financial assistance. The financial product that the Iyer need from the bank is explicitly listed under retail liability products, retail asset products, other products, या फिर retail asset products, assets and advances guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. अब देखिए, मिस्टर और जो मिसिज अय्यर हैं, उनको एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की जो है वो इंजीनियरिंग एजुकेशन कंप्लीट करवानी है एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से। अब इसके लिए वो बैंक से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या ले रहे हैं? दे आर trying to avail the education loan guys. That is why option B will be the right one. अब हालांकि यहाँ पे ऑप्शन डी भी था, रिटेल एसेट प्रोडक्ट दैट इज एडवांसेस, बट एडवांसेस हमारा पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली लोन के बारे में बात की जा रही है। एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए जो है वो एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर केस स्टडी में बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अदरवाइज ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज दोनों ही ऑप्शन स्टार्टिंग में तो रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के ही बारे में बात कर रहे हैं, बट आगे फर्दर यहाँ पे लोन्स है, यहाँ पे एडवांसेस है। एडवांसेस की बात कब होती? जब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह का एग्जांपल लिया गया होता, बट यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करनी तो उसके लिए एजुकेशन लोन लिया जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ अ स्कोर कार्ड बेस्ड असेसमेंट for retail products indicates that the approval decisions are largely subjective and based on the relationship manager's discretion, standardized and based on the set of defined predefined criteria. ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? मेड बाय अ सेंट्रल क्रेडिट कमेटी फॉर ईच केस। ऑप्शन डी इज बेस्ड ऑन द कस्टमर्स पोटेंशियल फ्यूचर अर्निंग्स। तो स्कोर कार्ड बेस्ड असेसमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है रिटेल प्रोडक्ट्स के केस में, ठीक है। जब भी हमारे लोन्स पर्टिकुलरली हमारे जो
लोन या एडवांसेस अप्रूव किए जाते हैं तो वहाँ पे जो अप्रूवल का प्रोसेस रहता है वहाँ पे हम लोगों को स्कोर कार्ड बेस्ड असेसमेंट देखने के लिए मिलती है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए स्कोर कार्ड बेस्ड असेसमेंट जो रिटेल प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलती है वो इंडिकेट करती है कि जो अप्रूवल का डिसीजन है, मतलब जो लोन अप्रूव होगा, वो बहुत हद तक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर वहां पे फॉलो किए जाएंगे और प्री डिफाइंड क्राइटेरिया रहेगा। जैसे मान लो कि पर्सनल लोन है, ठीक है, पर्सनल लोन का अप्रूवल हम लोगों ने लेना है। अब पर्सनल लोन के लिए इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल जो बोरोर है उसकी इनकम कितनी है, क्या वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है या फिर इरेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, उसको जो इनकम आ रही है क्या वो एक ऑथेंटिकेटेड वे से वो इनकम रिसीव हो रही है, हर महीने आ रही है या फिर नहीं आ रही है, इसके अलावा उसके ऊपर कोई डेट वगैरह तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होगा कि भाई इतनी इनकम होगी तो उस अकॉर्डिंग फिर पर्सनल लोन इतने अमाउंट का दिया जा सकता है। सो दिस इज स्कोर कार्ड बेस्ड असेसमेंट जहाँ पे स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे। अब चाहे कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर है, चाहे कोई लो इनकम कस्टमर है, ठीक है, दोनों के लिए जो है वो सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे जब भी लोन को अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। और वहां पे हम लोग जब स्कोर कार्ड बेस्ड असेसमेंट कर रहे होंगे, प्री डिफाइंड क्राइटेरिया विल बी सेम फॉर ऑल द कस्टमर्स, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rohan's credit card application was rejected instantly by the bank's online portal. Later, he learned that his monthly income was below the bank's mandatory requirement for a specific card he had applied for. तो जो बैंक की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी उससे कम उसकी रोहन की इनकम थी, इसीलिए उसको पता इसीलिए उसका जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब रोहन एप्लीकेशन फेल्ड एट, ठीक है, एट विच स्टेज ऑफ द अप्रूवल प्रोसेस? योर ऑप्शंस आर स्कोरिंग मॉडल, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर ड्यू डिलीजेंस का है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मिनिमम बैंक की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी उसको ही फुलफिल नहीं कर पाया रोहन, जिस वजह से उसका जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो इट मींस यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमारा लोन अप्रूवल का ही एक पार्ट है उसको यहाँ पे जो है वो फुलफिल नहीं कर पाने की वजह से रोहन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल कि व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर स्कोरिंग मॉडल अप्रूव्ड सुनीता's auto loan application, the bank initiated a process to confirm the documents she submitted. तो सुनीता का जब ऑटो लोन अप्रूव हो गया तो बैंक ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि भाई जो उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनको वेरीफाई, उनको कंफर्म करना है, ठीक है। तो बैंक के द्वारा कांटेक्ट किया गया हर एम्प्लॉयर फॉर इनकम वेरिफिकेशन एंड bank checked her credit history with a credit bureau. This comprehensive verification step that the initial scoring is best described as verification of KYC, scoring model, minimum eligibility criteria या फिर due diligence guys. So what should be the right answer here? The right answer will be due diligence. अब देखिए guys, due diligence का मतलब क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑफर किए गए हैं फ्रॉम द बोरोवर फॉर अवेलिंग एनी काइंड ऑफ लोन, उन सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जो है वो प्रॉपरली वेरीफाई किया जाता है। उन डॉक्यूमेंट्स की, जैसे मान लो एक इंडिविजुअल ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे उसने एज ए सिक्योरिटी मान लेते हैं, जब भी हम लोग देखते हैं कि लोन लिया जाता है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाता है। तो मान लेते हैं कि उसने कोई फ्लैट जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे दिया हुआ है। अब क्या उस फ्लैट की जो ओनरशिप जो टाइटल है वो उसी इंडिविजुअल के नाम पे है या फिर उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स तो नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं हम लोगों को? तो ये सारी प्रॉपर वेरिफिकेशन पार्ट बनती है हमारा ड्यू डिलीजेंस का गाइस, ठीक है। या फिर अगर वो जैसे ऑटो लोन की यहाँ पे बात हो रही है तो ऑटो लोन जैसे मान लो व्हीकल जो लेना चाह रहा है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी ही है जितना अमाउंट का उसने लोन अप्लाई किया हुआ है। तो ये सारा वेरीफाई किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलीजेंस विच इज अल्टीमेटली ए प्रोसेस ऑफ लोन अप्रूवल। लोन अप्रूवल की एक स्टेज है हमारी ड्यू डिलीजेंस। So I hope now this thing is clear to you all कि why option D is the right one here. Moving ahead, next question is the Mehta family is taking a housing loan for an apartment in a new residential project. The bank's credit officer is checking if the builder has a good market reputation, a history of delivering projects on time, and if the project is registered with the state real estate regulatory authority. This detailed check by the bank is a critical part of ड्यू डिलीजेंस फॉर द हाउसिंग लोन टू। ये हमारा जो यहाँ पे अब ये मेहताज की फैमिली जो हाउसिंग लोन ले रही है, इस लोन के केस में जो बैंक के ऑफिसर हैं वो चेक कर रहे हैं कि जिस बिल्डर के थ्रू वो घर ले रहे हैं
क्या उस बिल्डर की सही रेपुटेशन है, क्या वो स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमारे रेराज होते हैं, रेरा के जो लॉज हैं उनको कंप्लायंस उनके साथ देखने के लिए मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो ये सारा पार्ट बनता है ड्यू डिलिजेंस का भी। क्यों किया जा रहा है? फॉर your options are verify the applicant's income, mitigate the risk associated with the property, builder and legal status, confirm the applicant's identity and address, access the family's monthly phone bills, guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. So that अगर कल को मान लो कि जो बिल्डर था उसने जो घर बनाया, उस घर को बनाती बार रेरा के जो लॉज थे या फिर जो स्टेट लॉज थे उनको फॉलो नहीं किया और उस वजह से फिर कोई लीगल इशू आ गया, तो हो सकता है जो कस्टमर है उसके एंड से फिर रीपेमेंट होना थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो लीगल इश्यूज में उलझ जाएगा फिर। तो इसीलिए ड्यू डिलिजेंस का ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू हम लोग ये अश्योर करते हैं कि भी जो प्रॉपर्टी बिल्डर है वो जो है वो प्रॉपर लॉज को फॉलो करता हो जब भी वो अपनी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करता हो, और साथ ही साथ उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है कि भाई उसने जो फ्लैट ऑलरेडी बनाए थे उस बिल्डर ने, क्या उनको टाइम बाउंड मैनर में उसने डिलीवर कर दिया कस्टमर को या फिर नहीं किया। तो इसके थ्रू हम लोग रिस्क मिटिगेट कर पा रहे हैं विद द प्रॉपर्टी बिल्डर, और साथ ही साथ हम लोग ये भी इंश्योर कर पा रहे हैं कि भाई जो प्रॉपर्टी है जिसके लिए लोन दिया जा रहा है उसका लीगल स्टेटस क्या है, किसी भी तरह का कोई लीगल इशू उसमें हम लोगों को देखने के लिए ना मिले। इसी चीज को यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है इन द process of due diligence, guys. So I hope now this thing is clear कि why option B will be the right one here. Moving ahead, next question is, during the processing of a personal loan, the bank systematically verifies the applicant's identity proof, income documents and obtains a report from a credit bureau to check the applicant's past repayment behavior. So which of the following is not a part of standard verification process listed under due diligence in this document? अब ये जो यहाँ पे आप लोगों के सामने केस स्टडी दी गई है, अब यहाँ पे कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन बन जाता है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस अंडर ड्यू डिलिजेंस? सो क्रेडिट रिपोर्ट, इनकम, केवाईसी या फिर एप्लीकेंट्स एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गाइज। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। एप्लीकेंट जो बोरोवर है उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है हम लोगों को यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस में। हाँ, हम लोग यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस के अंदर क्रेडिट रिपोर्ट के थ्रू वेरिफिकेशन करेंगे उसकी इनकम कितनी है, क्योंकि इनकम जितनी होगी उसी अकॉर्डिंग फिर उसको जो है वो पर्सनल लोन दिया जाएगा, क्योंकि दैट विल ऑल्सो इंश्योर कि भाई वो रीपेमेंट भी कर पाएगा उस लोन की या फिर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा नो योर कस्टमर गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी सो दैट उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो सर्टेन किया जा सके, ठीक है। बट ऑप्शन डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस वेरिफिकेशन प्रोसेस, गाइस। सो आई होप नाउ दिस थिंग इज clear कि why option D will be the right one. Moving ahead, next is the term reducing base for the rate of interest implies that the interest rate decreases over the loan tenure. Interest is calculated only on the original loan amount. Interest is calculated on the outstanding principal balance. The base rate of the bank is reduced for loyal customers. So what does this term means? Reducing base, हम लोग जब भी rate of interest apply करते हैं loans के केस में, तो मतलब जो कस्टमर्स ने पे करना होता है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे रिड्यूस बेस टर्म के बारे में पूछा जा रहा है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। रिड्यूसिंग बेस का मतलब क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में, कि जैसे मान लो 100 रुपीज हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है और कुछ यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक लोन के दो कंपोनेंट हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। अब मान लो इस बार जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया वो 100 रुपीज के ऊपर किया गया। अब नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिंसिपल की कुछ पेमेंट हो चुकी होगी, अब मान लेते हैं 10 रुपए पेमेंट होगी, 90 रुपए जो था प्रिंसिपल अमाउंट रह गया। तो अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस रिड्यूसिंग, जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट रह गया उसके ऊपर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग बेस, गाइस। आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे आप लोगों के सामने केस स्टडी है, गाइस। सो रोहन, a 32-year-old salaried professional with a stable monthly income of 90,000 is planning his finances for next few years. He has the following plans: to take a personal loan of 5 lakh for his sister's wedding next year, buy a new car worth rupees 12 lakh for in the next 6 months, start looking for a home and take a housing loan in about 3 years. He approaches his bank manager to understand the loan structure. The manager explains the bank policies on a repayment tenure, the FOIR calculation to determine his loan eligibility and the various charges involved. अब यहाँ पे जो रोहन है उनके द्वारा जो कुछ प्लानिंग की जा रही है कि भाई फॉलोइंग आने वाले ईयर्स के अंदर उनको किस तरह से जो है वो कोई पर्सनल लोन लेना है, कोई गाड़ी लेनी है या फिर उनको जो है वो होम लोन लेना है फॉर हिज हाउसिंग पर्पस। अब जब वो बैंक को अप्रोच कर रहे हैं तो बैंक के जो मैनेजर हैं उनको रीपेमेंट टेन्योर बता रहे हैं, ठीक है। FOIR क्या है?
फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, ठीक है, इसके बारे में बताया जा रहा है, ताकि मतलब ये डिटरमाइन किया कि कितने अमाउंट की लोन के लिए वो एलिजिबल हैं और किस तरह से उनको लोन दिया जाना है और कौन कौन से चार्जेस इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है उनको फाइनेंस मैनेजर या फिर जो बैंक के मैनेजर हैं गाइस, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. Question is, the bank calculates Rohan's fixed obligation to income ratio. What is the primary purpose of this check from the bank's perspective? Fixed obligation to income ratio के through बैंक क्या check करना चाह रहा है? Your options are to determine the exact purpose of the loan, to ensure Rohan has a minimum net take home pay after all his loans EMI, preventing excessive borrowings, to decide the interest rate for his car loan, to check if the Rohan is a salaried employed or a self-employed person. So what is the purpose of this fixed obligation to income ratio, guys? What should be the right answer? The right answer will be option number B. फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो के थ्रू हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी सभी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के बाद एक मिनिमम नेट टेक होम सैलरी अपने साथ घर ले जाए, ठीक है, सो दैट वो किसी भी तरह के डेट ट्रैप में ना फंस जाएगा इस, ठीक है। टू इंश्योर रोहन हैज अ मिनिमम नेट टेक होम सैलरी आफ्टर ऑल हिज लोन ईएमआईज, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव बोरोइंग, कि कहीं वो एक्सेसिव बोरोइंग ना कर रहे जिस वजह से अल्टीमेटली वो डेट ट्रैप में फंस सकता है। तो यही हमारा बेसिक पर्पज होता है किसका, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो का, गाइस। Moving ahead, next question is, while discussing the car loan, the bank representative provides Rohan with a detailed sheet listing processing fees, documentation charges and inspection fees. अब this practice is an example of fixed obligation to income ratio, compliance with the terms and condition, transparency in levying the charges, determining the repayment period. तो जो कार लोन की बात कर रहे थे मिस्टर रोहन, तो बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बता रहे हैं कि भाई कितनी प्रोसेसिंग चार्ज लगेंगे आपके इस लोन को प्रोसेस करने में, व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस एंड व्हाट विल बी द इंस्पेक्शन फी, गाइस। तो ये जो यहाँ पे प्रैक्टिस ऑप्ट की जा रही है बैंक के द्वारा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ट्रांसपेरेंसी इन लेविंग द चार्जेस। मतलब बैंक जो है वो क्लियरली यहाँ पे बता रहा है भाई इतने डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस रहेंगे, ये आप लोगों की प्रोसेसिंग चार्जेस रहेंगे, इसके अलावा इतनी जो है वो इंस्पेक्शन फी रहेगी। सो इट मीन्स देयर इज sort of transparency which the bank is trying to maintain between the bank and the borrower, guys, ठीक है। तो यहाँ पे बोरोवर कौन है, मिस्टर रोहन के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। देखिए मिस्टर रोहन वाज द बोरोवर इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी, गाइस, ठीक है। सो आई होप नाउ दिस is clear to you all कि why option C is the right one here. So this is all for today's discussion, guys. Apart from this, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाना है। यहाँ पे जाते ही JIB कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोगों के पास टाइम का थोड़ा क्रंच है तो आप लोग जो है वो सुपर क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं, गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि भी आप लोगों को सिंगल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन। यहाँ पे आप लोगों को फिर IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए जो मास्टर कोर्स है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, गाइस। तो ये तो हो गई मास्टर कोर्सेज की बात फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, नाउ यू वांट टू इवेलुएट योरसेल्फ, तो आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन। एंड इन द एंड आई अगेन वांट टू रिमाइंड यू, गाइस, कि इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप खुद को एनरोल करना चाहते हैं, सो गाइस दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। यू जस्ट नीड टू यूज दिस कोड फेस्टिवल80 और आप लोगों को फ्लैट 80% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर कर दिया जाएगा बाय द एडुटैप इटसेल्फ। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि भाई ये ऑफर सिर्फ 29 सितंबर टू 30 सितंबर जो है वैलिड है, दैट इज till today this offer is valid only, guys. So hurry up if you want to get yourself enrolled in any kind of course regarding your JIB examination. So that is all from my side for this particular session. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।